ओके सो आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के इंटरनेशनली कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल मार्केट्स मौजूद हैं जहां पे आप क्या कर सकते हो कि ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। आप अपने बिजनेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हो, कहाँ पे आप शेयर सेल आउट कर सकते हो, कहाँ पे आपको बॉन्ड्स मिल सकते हैं परचेज करने के लिए। आप जब वहां से इन्वेस्टमेंट्स वापस लेकर आते हो तो वो किस तरीके से इफेक्ट होती है, उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। सो हम कंटेंट देखें तो तीन मेन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक। ठीक है, रोजाना आप टीवी में सुनते हो कि जी एक्सचेंज रेट इतना हो गया, डॉलर ऊपर जा रहा है, पाकिस्तानी रुपी वो डाउन हो रही है। तो व्हाट बेसिकली इज फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर एंड हाउ दे वर्क। सेकेंड हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मनी मार्केट कौन कौन सी है जहाँ पे आप स्टॉक्स वगैरह की बात करते हो। और फिर आपके पास कौन कौन सी इंटरनेशनली क्रेडिट मार्केट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपना फंड रेज कर सकते हो। आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि आप वहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह परचेज करके इन्वेस्टमेंट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज से। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, पहले तो हम बात जिक्र कर लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हमारा ये होता है कि जिसको हम कहते हैं कि आप जब क्या करते हो कि अपनी करेंसी में दूसरी करेंसी के साथ डीलिंग करते हो। ठीक है, कि लेट्स से आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो 100 रुपए का। ठीक है, और किस मार्केट में सेल आउट कर रहे हो, किन को सेल आउट कर रहे हो, फॉरेनर्स को सेल आउट कर रहे हो, लेट्स से यूएस को में सेल आउट कर रहे हो उसको। जब आप उसको यूएस में सेल आउट करोगे तो वहां से अगर आप देखो तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपके साथ डीलिंग करे किस चीज में, कि पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके आपसे पाकिस्तानी रुपीस में खरीद ले चीज। दूसरा तरीका ये होगा कि वो आपको डॉलर्स पे करेगा। जब डॉलर्स पे करेगा तो फिर क्वेश्चन अराइज होगा कि हाउ मच डॉलर्स ही हैज टू पे। ठीक है, कि अगर पाकिस्तानी रुपी लेट्स से हम कहते हैं 160 रुपए बन जाए तो डॉलर्स कितने देगा। तो ये चीज डिटरमाइन करना कि डॉलर की कितने पे करेगा आपके पाकिस्तानी प्रोडक्ट के लिए, इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि किस तरीके से आप इनकी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली हमें बिजनेसेस के लिए तो ग्रो करना है। हम आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते कि हम कहें कि बस हम अपने मार्केट में हमेशा प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। बट हमें क्या करना पड़ता है, इंटरनेशनली ग्रो करना पड़ता है। प्रीवियस चैप्टर्स में हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं कि यूएस किस तरीके से बाहर इन्वेस्टमेंट कर चुका है, किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखता है, कैसे वो ग्रो करता है, कैसे वो एफडीआईज करता है, कहीं पे वो एक्सपोर्ट्स की तरफ जाता है, कहीं पे वो लाइसेंसिंग की तरफ जाता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पे हमने कहा था, बार बार एक जिक्र हम करते थे कि आपको फॉरेन एक्सचेंज का हमेशा रिस्क रहता है। सो कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फिर क्या होती है। कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज। कि जहाँ पे आप फॉरेन करेंसीज को परचेज और सेल आउट करते हो। ठीक है, आपका कजन वगैरह दुबई में होता है, ठीक है, या यूएस में है या यूके में है, तो अब वो वहां से आपके लिए पैसे भिजवाते हैं, रेमिटेंसेस आते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब जब आप उसको निकलवाते हो तो आप डॉलर्स में तो नहीं निकलवाते। ठीक है, आप क्या करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो, मनीग्राम वगैरह वालों के पास जाते हो, उसको कन्वर्ट करते हो, उसको कहते हो कि यार मुझे इतने पैसे निकालने हैं, इतने डॉलर्स आए हुए हैं, मुझे ये पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट कर दो। तो अब जहाँ पे आपको इस तरीके से पाकिस्तानी रुपीस मिल रहे हैं और उसको डॉलर मिल रहे हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, एक्सचेंज मार्केट्स की टाइप है कि जहाँ पे आप करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हो। सो कहता है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, कि आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स इसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती, क्योंकि बिजनेस तो उनको परफॉर्म करना है, या वो बाहर से कोई चीजें परचेज करेंगे या अपने प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। तो दोनों केसेस में जब वो जाएगा इस सिचुएशन के लिए कि अपने बिजनेस को प्रमोट करे या ट्रेड की तरफ जाए, तो ऑब्वियसली उसको दूसरी करेंसी में ट्रेड करना पड़ेगा। अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तानी रुपी सिर्फ पूरी दुनिया में चलाते रहो। ठीक है, वो वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी तब होगी जब वो बंदा कहेगा कि ठीक है मैं इसको खुद ही कन्वर्ट कर लूंगा डॉलर्स में, या फिर आप उसके बराबर मुझे पेमेंट करो। कि लेट से एक चीज $1 की है और आप उसको कहो कि ठीक है $1 है तो मैं 1 रुपए आपको देता हूँ, तो आपको कहेगा कि 1 रुपए क्यों दे रहे हो, खैरियत तो है सब। ठीक है, मुझे 160 रुपए चाहिए इसके बदले में, आप उसको कहोगे यार $1 है तो 1 रुपया होना चाहिए, तो वो कहेगा कि नहीं ये इस तरीके से नहीं है। तो इसके बैक पे क्या लॉजिक है, ये चीजें कैसे डिफाइन हुई,
ये जो है डिटेल से हमने देखना है। तो इसलिए कहता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज, कि वो डायरेक्टली आपके सारे जो है रेवेन्यूज को इम्पैक्ट करता है, आपके एक्सपेंसेस को इंक्रीज करता है, और उससे आपकी खलासी नहीं है जब आप इंटरनेशनली ग्रो करोगे। तो कहते हैं कि बोरोइंग और इन्वेस्टिंग इंटरनेशनली रिक्वायर्स द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर कन्वर्जन ऑफ करेंसीज। जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे बोरोइंग कर रहे हो या कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो इंटरनेशनली, आपको अपनी करेंसीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपको एक्सचेंज मार्केट में जाना पड़ेगा। So कहता है कि the foreign exchange market facilitates international trade and international transactions। तो फाइनेंशियल जो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं उनका मकसद क्या हुआ, वो किस लिए बनाए गए हैं, ताकि वो आपके इंटरनेशनल ट्रेड को और ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करें। ट्रेड से तो मुराद आपका ये हुआ कि आप जो है क्या करते हो कि यहाँ से चीजें वहां भिजवाते हो और वहां से चीजें यहाँ मंगवा रहे हो। वो कैसे पॉसिबल है, पैसों के बदले में ही होगा। बार्टर सिस्टम तो है नहीं आपके पास कि आप कहोगे जी बार्टर सिस्टम है, मैं उसको जो है क्या करूँ, कंप्यूटर 10 मैंने भिजवा दिए, उसके मुकाबले में मुझे जो है वो क्या कर देगा, एक मोटरसाइकिल हम बाहर से मंगवा लेंगे। वो सिस्टम तो है नहीं। तो क्या होता है कि फाइनेंस इन्वॉल्व होती है, पैसे इन्वॉल्व है। तो जब पैसे इन्वॉल्व हो गया तो ये ट्रांजेक्शन कहलाती है, कि एक तरफ आप उसको पेमेंट करोगे, उसके बदले में वो आपको गुड्स देगा। तो आपके पास पैसों की कमी हो गई, उसके पास जो है क्या हो जाएगा, गुड्स की कमी हो गई। यहाँ पे आपके पास जो है गुड का इजाफा हो गया, वहां पे उसके पास गुड्स की कमी होगी। ठीक है, और पैसों का इजाफा हो गया। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन चलती है, टू वे इफेक्ट्स इनका चलता है। So कहते हैं कि the foreign exchange market is the world's largest financial market. The foreign exchange market is an over-the-counter market. That means there is no physical location where traders get together to exchange currencies. ठीक है, कि पहली बात तो ये हो गया, कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है आपके पास फाइनेंशियल मार्केट। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम जो है कंट्रीज कोशिश करते हैं कि वो इंटरनेशनली जो है ट्रेड कर सके। लेकिन जो दूसरी बात इसने कही, कहता है कि फाइनेंशियल जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ओवर द काउंटर मार्केट है। अब ओवर द काउंटर मार्केट और एक टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंज मार्केट की। एक्सचेंज मार्केट तो आपके पास वो होता है, प्रीवियसली भी आप लोगों ने अगर एफआरएम पढ़ी है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो वहां पे हम कहते हैं कि आपके पास एक्सचेंज मार्केट वो होती है जो ऑर्गेनाइज होती है, स्टैंडर्डाइज, वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, लेकिन जहां पे हम जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जिक्र करें, दीज आर ओवर द काउंटर मार्केट्स। ठीक है, इसके लिए जो है कोई खास जगह नहीं होती, जैसे आपके बैंक्स वगैरह नहीं बनाए गए, ना ही जो है आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज की तरह जगह होगी कि जहाँ पे सारे के सारे शेयर्स की जो है ट्रेडिंग होगी, जहाँ पे आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग होगी। वो चीजें इसमें नहीं होती। ये जो है आपके कहीं पे भी कोई भी बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। आप जब अपने सराफा बाजार वगैरह में चले जाओ, वहां पे भी आपको डॉलर्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहां नहीं जाते, बैंक में जाते हो, बैंक में भी आपको मिल सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक हमने ऐसे मार्केट नहीं बनाई हुई कि हम कहें कि जी बस ये मार्केट है, इसमें आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसके अलावा आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिलेंगे। ये चीज इसमें नहीं है। कहता है कि traders located in the offices of major commercial banks around the world and communicate using the computer terminals, telephones, telexes and other communication channels। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ट्रेडर जो है किस तरीके से इनके अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो कहता है कि वहां पे उनके अपने जो है ट्रेडर्स बैठे होते हैं, बैंक्स वगैरह में भी बैठे होते हैं। ठीक है, अपने जो है जैसे हमारा सराफा बाजार है, इस तरीके से और मार्केट्स बनी होती है जहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं और ट्रेडिंग किसके जरिए से कर रहे होते हैं, सारे टेलीफोन और कंप्यूटर के जरिए से ही ट्रेडिंग होती है। कितने डॉलर्स परचेज कर लो, इतने डॉलर सेल आउट कर लो, इसको इतना कन्वर्ट कर लो, इसमें कन्वर्ट कर लो। वो सारे के सारे काम इनके इस तरीके से सारी ट्रांजेक्शन चल रही होती है। ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन। हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब क्वेश्चन सेकंड अराइज हो जाता है कि इसकी बैक पे हिस्ट्री क्या है इसकी। ठीक है, हिस्ट्री जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार एक चीज जो है सिस्टम डेवलप हुआ, तो बेसिकली ये डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि माइंड में अराइज हो जाता है कि मैं ₹1 $1 के मुकाबले में क्यों नहीं दे रहा, मैं 160 क्यों दे रहा हूँ। क्या हमारे नोट नकली हैं, क्या हमारे नोट का पेपर सस्ता है, क्या चीज है। ठीक है, तो उसके बैक में जो काम है वो हमें हिस्ट्री बताती है कि the system used for exchanging foreign currencies has evolved from gold standard to an agreement on fixed exchange rate to a floating rate system। ठीक है, कि इनिशियली आपके पास जो फॉरेन जो है करेंसीज का जो एक्सचेंज चलता था, वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे होता था, गोल्ड के साथ आप उसको मेजर करते थे। फिर आपके पास जो है फिक्स एक्सचेंज रेट आया और देन फ्लोटिंग रेट आया। अब ये तीनों क्या होती हैं, तो पहली चीज कहता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड से हमारा क्या मुराद है, किस तरीके से काम होता था इसका। तो कहते हैं कि फ्रॉम 1876 टू 1930 एक्सचेंज रेट्स वर डिक्टेटेड बाय गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, कि एक्सचेंज रेट आपके गोल्ड के साथ कंपैरिजन करके उसके जरिए से उसकी वर्थ निकाली जाती थी। ईच करेंसी वाज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एट अ स्पेसिफाइड रेट।
ठीक है, कि एक खास रेट पे इसको जो है आप कन्वर्ट करते थे गोल्ड में कि गोल्ड इतना आ जाएगा इस पे. So thus the exchange rate between two currencies was determined by their relative convertibility. Rates per ounce of gold. कि फिर जितने ounce of gold जो है उसके कन्वर्ट हो जाते थे, उस पे गोल्ड परचेज होता था, उतने ही वर्थ के वो क्या करते थे, अपनी करेंसी को डिफाइन करते थे. और कहता है कि ईच कंट्री यूज गोल्ड टू बैक इट्स करेंसी. और आपकी जो है हर कंट्री जो है वो क्या करती थी, अपनी करेंसी को गोल्ड के जरिए से बैक करती थी. जैसे आप जो है मनी और उसके कॉन्सेप्ट सुनते होंगे, तो हमेशा जो है जब आपने पहले पहले जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस I2B पढ़ा होगा, तो वहां पे भी आपको जो है पेपर मनी के बारे में बताया जाता है कि जी इट्स अ बैक बाय गोल्ड. सो बैक बाय गोल्ड इस तरीके से होता था कि वो उसके साथ उसके कंपैरिजन करते थे कि इसकी कितनी वर्थ है, कितनी कन्वर्टेबिलिटी है. तो जितने ऑन्स ऑफ गोल्ड उसके एक स्पेसिफिक रेट के साथ वो मल्टीप्लाई करके उसमें आता था, वो उसकी वर्थ को डिफाइन करता था. सो कहता है कि व्हेन वर्ल्ड वॉर वन बिगेन इन 1914, the gold standard was suspended. Some countries reverted to the gold standard in 1920s but abandoned it as a result of banking panic in United States and Europe during the Great Depression. ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है इस चीज को थोड़ा सा इन्होंने सस्पेंड कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि वॉर के बाद जो है सिचुएशन इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं रहती, तो वो इस तरीके से जो है उनका सिस्टम नहीं चल रहा था, तो वो इफेक्ट हो रहे थे. तो इन्होंने जो है इसको सस्पेंड कर दिया. लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज ने कहा कि नहीं, हम जो है गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ ही कंपैरिजन करेंगे कि हमारे जो लिए जो है वो इजीली है, हम उसके साथ जो एडिक्ट हैं, और हम जो है इसको क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी एक सिस्टम हमारे पास चल रहा है, तो बस इसी को फॉलो करते हैं. अब नया सिस्टम जो हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, कैसे उस पर वर्कआउट करेंगे. लेकिन फिर भी जो है जब उन्होंने देखा कि कहता है कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, 1920s में, इसके बाद ठीक है, तो इकोनॉमीज जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई यूनाइटेड स्टेट और यूरोप की. तो बैंकिंग जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुई. तो जब इस किस्म की सिचुएशन आई, बैंकिंग सिस्टम सब कुछ जो है मुतासर होने लगा, ठीक है, तो क्या होता है, जाहिर सी बात है कि आपकी जो ट्रेड वगैरह भी जो है इफेक्ट होना शुरू हो जाती है. ट्रेड्स भी इफेक्ट हो गई वॉर के बाद. ठीक है, फिर डिप्रेशन आ गया, तो डिप्रेशन के बाद और सिचुएशन वर्स्ट हो गई. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने जो है इस चीज़ को अबैंडन कर दिया. और 1930 में फिर क्या हुआ कि इन द 1930s some countries attempted to peg their currency to the dollar or the British pound, but there were frequent revisions. कि फिर इन्होंने कहा कि यार हम पैगिंग कर लेते हैं, हम अपने जो है करेंसी को डॉलर के साथ या पाउंड्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं. अगर डॉलर बढ़ेगा तो हमारी करेंसी भी बढ़ेगी, अगर डॉलर डिक्रीज होगा तो हमारी करेंसी भी डिक्रीज होगी. इसको हम कहते हैं पैगिंग. तो ये जो है फिर आसान होगी बात कि चलो बस आसान बात है, क्या एक्सचेंज रेट करना है, डॉलर की वर्थ बढ़ेगी, हमारी करेंसी की वर्थ भी बढ़ेगी, डॉलर कम हो गया, हमारी करेंसी भी वैल्यू कम हो जाएगी. सो कहते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी in foreign exchange market and severe restrictions on the international trade transactions during this period, the volume of international trade declined. तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि इनका तो ख्याल था कि हम पैकिंग कर लेंगे तो सिस्टम हमारा बेहतर हो जाएगा, लेकिन उस वक्त जो है जब वॉर और उसकी सिचुएशन गुजर चुकी है और इकोनॉमीज जो है इतना बुरी तरह सफर हो चुकी हो, तो वहां पे क्या हो जाता है कि कंट्रीज अपने आप को रिजर्व कर लेती है. तो रिजर्व करने की वजह से क्या हुआ कि उनकी जो है जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया. जब ट्रेड डिक्लाइन हो गया तो करेंसी कन्वर्ट कौन करेगा, किसको करेंसी चाहिए, डॉलर्स को कौन क्या करेगा, जब उसको इंटरनेशनल बिजनेस में फायदा ही नहीं, अपने मुल्क में वो ज्यादा कमा रहा है, बजाय इसके कि वो जो है दूसरे मुल्क में ट्रेड करे, तो वो बाहर क्यों जाए. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो है इसको ट्रेड को और इसको जब देखा कि ये चीज डिक्लाइन हो रही है, तो फिर इन्होंने इसके बारे में सोचा कि व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमें जो है किस तरीके से इसको दोबारा से इम्प्रूव करना होगा. सो देन कहता है कि वी हैव मेड सम एग्रीमेंट्स ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट, कि फिर आपके पास जो है एक फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम आया. इन्होंने कहा कि हम एक खास रेट रख लेते हैं और बस उसी के अंदर जो है हम इसकी वैल्यू को क्लोज कर देते हैं, उससे ऊपर नीचे जो है ये नहीं जाएगी. और इसलिए कहता है कि 1944 an international agreement known as Bretton Woods Agreement called for fixed exchange rates between currencies. कि ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उसके बारे में जो है फिर उन्होंने कहा कि एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि एक एक्सचेंज रेट हम फिक्स कर देंगे और बस उसी के जरिए से हमारी ट्रेडिंग होगी, मसला ही हल हो जाएगा. क्या कभी जो है हम गोल्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कभी हम एक दूसरे के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं, बस एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम चलाओ, सबके लिए एक चीज चलेगी, तो मसले खत्म हो जाएंगे, ट्रेड भी अच्छे तरीके से चलेगा. सो कहता है कि दिस ट्रेड एग्रीमेंट लास्टेड अंटिल 1971. During this period, governments would intervene to prevent exchange rate from moving more than 1% below or above their initially established levels.
कि इन्होंने फिर इसके लिए एक पैरामीटर बना लिया कि या जो है ये एक से नीचे जाएगा या एक से ऊपर जाएगा, लेकिन किस लेवल तक जाएगा वो इन्होंने उसके लिए एक स्टैंडर्ड रख दिया कि वो एक से ऊपर नहीं जाएगा और एक से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब वन के ही दरमियान में वो जो है मूवमेंट हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गई और एक्सचेंज रेट ऑलमोस्ट फिक्स के बराबर भी हो गया। सो ये 1971 तक ये सिस्टम तो चलता रहा, लेकिन फिर कहता है कि क्या हुआ कि 1971 the US dollars appeared to be overvalued. The foreign demand for US dollars was substantially less than the supply of dollars for sale to be exchanged for other currencies. So क्या हुआ कि डॉलर जो ओवर वैल्यूड होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि फॉरेन जो डिमांड थी डॉलर्स के लिए वो जो है क्या होने शुरू हो गई कि वो जो है कम होना शुरू हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि उनके पास क्या हुआ, कहता है कि देन द सप्लाई ऑफ डॉलर्स की सप्लाई तो उनकी ज्यादा हो गई। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या हुआ कि वो जो है हर बंदा ट्रेड किसकी तरफ करने लगा, डॉलर्स की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है पैक में भी अच्छा जा रहा था और फिर जब जो है इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया तो डॉलर फिर भी अच्छा जा रहा था। So कहते हैं कि representative from the major nations met to discuss this dilemma. As a result of this conference, which led for Smithsonian Agreement, the US dollar was devalued relative to other major currencies. The degree to which dollar was devalued varied with each foreign currency. Not only was the dollar value reset, but exchange rate were also allowed to fluctuate by 2.25% in either direction from the newly set rates. क्या उन्होंने देखा कि यार ये जो है क्या हो रहा है कि यूएस डॉलर तो कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यू होना शुरू हो गया है। ठीक है, हर बंदा इसी की तरफ भाग रहा है। ठीक है, और उन्होंने जो है सप्लाई करना ज्यादा शुरू कर दिया कि जी हमारे डॉलर्स प्रमोट हो जाए, वो स्ट्रांग हो जाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो है इन्हें मजबूरन दोबारा से मीटिंग बुलानी पड़ी और उन्होंने कहा कि यार हमें जो है इसके बारे में सोचना पड़ेगा, यार ये सिचुएशन तो वर्स्ट हो रही है। तो इसीलिए उन्होंने जो है क्या किया, एक और एग्रीमेंट किया, दैट इज नोन एज सिमसोनियन एग्रीमेंट, जिसमें इन्होंने डॉलर्स को डिवैल्यू किया बाकी कंट्रीज के साथ। लेकिन ये नहीं कि बस एक रेट के साथ कर दिया कि जी 2 रुपए डाउन हो गया सबके लिए। डिफरेंट लेवल्स पे उन्होंने उसको डिवैल्यू किया हर एक करेंसी के साथ। और कहता है कि सिर्फ उनकी वैल्यू को जो है रीसेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि अब फ्लक्चुएशन होगी तो वन के दरमियान नहीं होगी, बल्कि 2.5 पॉजिटिव 2.5 नेगेटिव के दरमियान मूवमेंट होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने मजीद बढ़ा दी उसके लिए। So कहते हैं कि this was the first step in letting market forces, supply and demand, determine the appropriate price of currency. Although boundaries still exist for exchange rates, they were widened, allowing the currency values to move freely towards their appropriate levels. और कहता है कि इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि आपके पास एक्सचेंज रेट जो है वह मार्केट के बेसिस पे डिफाइन होना शुरू हो गया। मार्केट में क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड चलती है प्रोडक्ट्स की। सो जितनी ज्यादा सप्लाई होगी, हम क्या कहते हैं कि सप्लाई कब ज्यादा करेंगे, जब जो है प्राइसेस इंक्रीज होंगे। लेकिन जब आपके पास एक लेवल तक सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद उसकी वैल्यू डिवैल्यू होना शुरू हो जाती है। जैसे आईफोन है, तो आईफोन अगर आपके पहले मार्केट में आते हैं तो क्या होता है 2.5 लाख का है, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है और वही आईफोन जो है फिर आपको 1,70,000 और 30,000 तक मिलना शुरू हो जाता है। तो वो क्या है कि मार्केट उसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। तो यही बात ये कहता है कि इनके लिए भी जो है थोड़ा सा इन्होंने बाउंड्रीज तो खैर थी फिर भी, लेकिन उन्होंने जो है उसको मार्केट के ऊपर जो है छोड़ दिया कि मार्केट ही डिफाइन करेंगे कि डॉलर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर ज्यादा सप्लाई होगी तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो हर बंदा डॉलर की तरफ जाएगा। लेकिन फिर एक लिमिट तक जब वो पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद वो वैल्यू डिवैल्यू होना शुरू हो जाएगी। तो वो जो है ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकेगा क्योंकि वो अपने एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है उसके लिए वहां पे कोई भी मार्जिन नजर नहीं आएगा। तो ये चीज जो है इन्होंने फिर कंसिडर की। देन कहता है कि हमारे पास एक और सिस्टम है, दैट इज नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। कहता है कि आफ्टर इवन आफ्टर द सिमोसोनियन एग्रीमेंट गवर्नमेंट स्टिल हैड डिफिकल्टी मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट्स विद इन द स्टेटेड बाउंड्रीज। कि बाउंड्री आपने तो बता दी कि 2.5 और उसके दरमियान जो है अप एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन वो बाउंड्रीज फिर भी आपको जो है तंग कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो मार्केट के बेसिस पे जब आप कह रहे हो कि मैं मार्केट के ऊपर इसको छोड़ रहा हूँ, तो जब मार्केट पे छोड़ रहे हो तो मार्केट पे तो वैल्यू इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज बहुत हद तक हो सकती है। अप एंड डाउन तो किसी भी सूरत में और भी बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसलिए क्या हुआ, कहता है कि बाय मार्च 1973 द मोर वाइडली ट्रेडेड करेंसीज वर अलाउड टू फ्लक्चुएट इन अकॉर्डेंस विद मार्केट फोर्सेस एंड द ऑफिशियल बाउंड्रीज विद वर एलिमिनेटेड। कि मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि जितनी डिमांड होगी उतने ही जो है सप्लाई लोग देना शुरू कर देंगे डॉलर्स की और वो जो है सिचुएशन चलती रहेगी। और उन्होंने वो जो है 2.7 और 2.25 और इस किस्म की जो बाउंड्रीज दी थी वो खत्म कर देने कहा कि ये बाउंड्रीज के बेसिस पे नहीं है, ओपनली छोड़ दो, मार्केट विल डिफाइन कि किसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। और इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस क्या आती है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, इंटरनेशनल ट्रेड को भी सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को भी। सो कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कैसे होती है। कहते हैं कि द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट शुड नॉट बी थॉट ऑफ अ स्पेसिफिक बिल्डिंग और लोकेशन वेयर ट्रेडर्स एक्सचेंज करेंसीज। ठीक है, स्टार्ट में भी हमने कह दिया कि ये इस तरीके से नहीं है कि आप उसको देख लो कि यहाँ पे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जाओ तो बस स्टॉक एक्सचेंज की तरह ये इसकी एक बिल्डिंग है, यहाँ पे आपको जो है ये तमाम की तमाम चीजें मिलेगी। हमने कहा कि ये आपके पास क्या है, कि आपके पास जो इसकी फिजिकल लोकेशन नहीं है, दीज आर ओवर द काउंटर मार्केट्स। सो companies normally exchange one currency for another through commercial bank over a telecommunication network। के करेंसीज के दरमियान उनका एक्सचेंज जो है वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए क्या है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है आपके पास, जिसके जरिए से करेंसी का सिस्टम चलता है, जिसमें जो है कुछ चीजें हम जो है कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमें डिफाइन करके बताती है कि आपको डॉलर्स कितने किस प्राइस पे मिलेंगे, किस प्राइस पे ट्रेड नहीं होंगे, वो सारी की सारी चीजें जो है डिफाइन होती हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है, दैट इज अवर स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट को हम करंट मार्केट में भी कंसिडर करते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिंपली हमने क्या कहा कि हम जो है उसके लिए बाउंड्रीज खत्म कर देते हैं। ठीक है, जब हमने जैसे मसोनियन एग्रीमेंट का जिक्र किया तो वहां पे हमने एक जो है ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्रिएट कर दिया। हमने कहा कि आपके पास जो है डॉलर की वैल्यू इस लिमिट के अंदर मूव करेगी। कौन सी लिमिट, हमने कहा कि 2.25। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो 2.25 डाउन जा सकती है, 2.25 पॉजिटिव में जा सकती है। ठीक है, मार्केट आपकी डिफाइन कर रही है इस चीज को कि मार्केट में अप एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन मसला क्या है कि वही बात आ जाती है कि आपके पास ओपनली ट्रेडिंग नहीं हो रही। लेट से अब जैसे आपके पास जो है चीजों की डिमांड होती है मार्केट में, तो मार्केट में जैसे जो है एक चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो उसकी प्राइसेस जो है बहुत मैक्सिमम लेवल तक भी पहुंच जाती है। तो वो जब मैक्सिमम लेवल को जाएगा तो ये चीज तो इसको लिमिटाइज कर रही है, तो वो तो फिर प्रॉपर एक्सचेंज रेट डिफाइन नहीं हो सका। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अब जो है इस बाउंड्रीज को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके पास ओपनली जो है एक्सचेंज रेट ऊपर जा सकता है, बिल्कुल डाउन भी हो सकता है, स्मूथली भी जा सकता है, और इस किस्म का जो है स्केल उसमें खुद ब खुद चलेगा। और ये स्केल उसकी बेसिस पे चलेगा कि आपकी डिमांड जो है मार्केट फैक्टर्स में, मार्केट फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जो कि डिफाइन करेगा कि आपकी करेंसी किस तरीके से मूव करनी चाहिए, अप जानी चाहिए या डाउन जानी चाहिए। हमने कहा कि आपकी एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें आ जाती है, दैट इज योर स्पॉट मार्केट, कि आपकी जो है जो करंट एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग होती है। तो कहते हैं कि द स्पॉट मार्केट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज फॉर इमीडिएट एक्सचेंज एट द सो कॉल्ड स्पॉट रेट। कि आप मार्केट में जाते हो ऑन द स्पॉट, जो मार्केट में रेट चल रहा है, ठीक है, उसी रेट पे आपको जो चीज मिल जाती है उसको हम स्पॉट रेट कहते हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, आप जो है क्या करते हो, सोना खरीदने जाते हो, सोने की कीमत जो 1,10,000 है। ठीक है, आप जाते हो उठा लेते हो 1,10,000 का, दैट इज द स्पॉट रेट। ठीक है, कल जाते हो, कल को जो 1,20,000 है, आप 1,20,000 देते हो, डायरेक्टली उठा लेते हो। मौके पे जो आपके पास प्राइस चल रही होती है, दैट इज नोन एज जो है स्पॉट रेट। कहते हैं कि द मार्केट वेयर दिस ट्रांजेक्शन अकर इज नोन एज स्पॉट मार्केट। और जहां पे इस किस्म की ट्रांजेक्शन हो रही होती है, ठीक है, तो उसको हम स्पॉट मार्केट कहते हैं, कि जहां पे आपके पास जो है फॉरेन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा होता है। कहते हैं कि द एवरेज डेली फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग बाय बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड नाउ एक्सीड्स 1.5 ट्रिलियन। द एवरेज डेली फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स अलोन एक्सीड $200 बिलियन। ठीक है, कि पूरी दुनिया में जो है 1.5 ट्रिलियन आपके पास जो है बैंक्स क्या कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, एक मार्केट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पॉट मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं। और यूएस का अकेले जो है सिर्फ क्या चल रहा है कि 200 बिलियन चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि प्रीवियसली चैप्टर्स में हम ये चीज देख चुके हैं कि उनकी ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो है क्या हो रही है, इंटरनेशनली हो रही है, वो अपने जो है प्रोडक्ट्स वहां पे दूसरी कंट्रीज में सेल आउट कर रहे हैं। स्पॉट मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो कहता है कि hundreds of banks facilitate foreign exchange transactions, but the top 20 handle about 50% of transactions। ठीक है, कि आपके पास सारे जो है ऑलमोस्ट बैंक हैं 100 पे नंबर्स पे, कि वो जो है इस तरीके से आपके सारे के सारे जो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन टॉप 20 बैंक्स ऐसे हैं जो इनको 50% उन्होंने होल्ड किया हुआ है, और रिमेनिंग 50% क्या है कि वो बाकी बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिसमें डच बैंक है, जर्मनी का सिटी बैंक है, यूएस के सिटी बैंक ग्रुप का, जेपी मॉर्गन है आपके पास, कहता है कि आर द लार्जेस्ट ट्रेडर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव
formed alliance. One example of FX Alliance LLC to offer currency transaction over the internet. कि फिर जो है आपके पास इस तरीके से भी सिचुएशन है कि जहाँ पे दो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बैठ के क्या कर रहे हैं कि वो ये फैसिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं कि हम जो है अकेले इतना ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इंटरनेट पे जो है तमाम मिल के करेंसीज की ट्रेडिंग करते हैं. Banks in London, New York, Tokyo, the three largest foreign exchange trading centers, conduct much of the foreign exchange trading. Yet many foreign exchange transactions occur outside these trading centers. Banks in virtually every major city facilitate foreign exchange transaction between MNCs. Commercial transactions between countries are often done electronically, and exchange rate at this time determines the amount of funds necessary for transactions. ठीक है, जैसे आपके पास जो बैंक ऑफ लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, टोक्यो हो गया, ये आपके पास जो है बड़ी जो है एक्सचेंज ट्रेडिंग जो है मार्केट्स हैं आपके पास. ठीक है, जहाँ पे आपकी जो है क्या हो रही है, फॉरेन ट्रेड आपके चल रहे हो, उसकी एक्सचेंज चल रही होती है. तो वहां पे आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होती है, ठीक है, वो आपकी क्या हो रही है, सेंटर से बाहर हो रही होती है. ठीक है, कोई वहां पे बैठ के तो नहीं कर रहा होता ट्रांजेक्शन. सो मार्केट के बाहर आपके पास जो कि अपनी ट्रेडिंग चल रही होती है. सो वो क्या करते हैं कि डिफरेंट किस्म के बैंक हर जगह बैठे हुए हैं जो क्या करते हैं, एमएनसीज को सपोर्ट करते हैं. लेट्स से एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है पेशावर में मैकडोनल्ड्स है, बैठी हुई है, तब उसको कौन सपोर्ट करेगा? क्या वो अपनी ट्रांजेक्शन्स के लिए जो है इस्लामाबाद जाएगा? ठीक है, नहीं, वहां पे क्यों जाएगा? यहाँ पे आपके बैंक्स जो है वो तो क्या करें, इंटरनेट के जरिए से ही उनके पैसे बाहर भी भिजवा रहे हैं, बाहर से लेकर आ रहे हैं, सब कुछ जो है वो यहाँ पे फैसिलिटेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो डिफरेंट बैंक्स जो है वो क्या करते हैं कि इन चीजों को परफॉर्म करते हैं, उनके साथ हेल्प आउट करते हैं. इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है. कहता है कि इंडियाना कॉर्पोरेशन परचेज supplies priced at 1 lakh euros from Belgo, a Belgian supplier on the first day of every month. ठीक है कि उसने जो है सप्लाईज परचेज की, ठीक है, 1 लाख यूरोस के. ठीक है, बेल्जियन जो है आपके पास सप्लायर है और हर महीने के पहली तारीख पे वो परचेज करता है. Indiana instructs its bank to transfer fund from its account to supplier account on the first day of each month. और इसने पहले से ही अपने बैंक को बता दिया है कि मैं जब भी जो चीजें परचेज हो रही होंगी मेरी, आपने पहली तारीख को उसको वो पैसे ट्रांसफर कर देने हैं. क्योंकि वहां पे आपके पास बड़े बिजनेसेस में और मल्टीनेशनल में ये चीजें नहीं चलती कि आप जो है पूरा जो है बोरियां भर के चले जाओ, या जो है आप उसमें बैग्स भर के पैसों की चले जाओ और उसकी टेबल पे रख दो कि जी ये लो पैसे, गिन लो इसको, मैंने जो है इतनी की ट्रेड आपके साथ की थी, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, बैठ जाओ पैसे गिना. वो पॉसिबल ही नहीं है. 1 2 करोड़, 10 करोड़, 4 5 करोड़ के जो है उसने ट्रेडिंग की हुई है, तो वो जो है उसके कहाँ से गिन के बैठेगा, कहाँ पे जो है वो इस चीज को फैसिलिटेट करेगा. तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि उन्होंने जो है अपने बैंक को पहले ही तारीख का जो है बता दिया, जैसे आपकी जो है कंपनीज करती हैं कि आपको सैलरीज इश्यूज करते हैं. सो वो पहले से बता होता है कि जी 5 तारीख तक आपने जो है सैलरीज इशू कर देनी है, मैं आपको साइन कर दूंगा, वहां पे बता दूंगा, आपने जो है सबको पेमेंट्स रिलीज कर देने हैं. तो वो सिस्टम इसने किया हुआ है. So कहते हैं कि it only has dollars in its account, whereas Belgo's account is in euros. When payment was made 1 month ago, the euro was worth $1.08. So Indiana Corporation needed 108,000 to pay for supplies. 1 lakh into 1.08. ठीक है कि अब जब उसने ट्रांजेक्शन और डील जब की थी तो वहां पे तो उसने 1 लाख यूरोस की थी, लेकिन अब जो है वो क्या चल रहा है कि यूरो की वर्थ जो है 1.08 चल रही है. ठीक है, तो अब जो है उसकी करेंसी जब डिवैल्यू हो गई है तो ही हैज टू पे 8,000 एक्स्ट्रा. So कहता है कि the bank reduced Indiana's account balance by 108,000, which was exchanged at the bank for 1 lakh euros. The bank then sent the 1 lakh electronically to Belgo by increasing Belgo's account balance of 1 lakh euro. The today is a new payment need to be made. तो जब वो यहाँ से बैंक जब ट्रांसफर करेगा वो पैसे उसके अकाउंट में, तो वो जो है क्या करेगा कि वो इस हिसाब से चलेगा, क्योंकि बैंक ने वहां से क्या लिया, 1 लाख 8 लिए हुए हैं. ठीक है, तो अब इसका मतलब नहीं है कि बैंक ने वो सारे अपनी जेब में रख लिए, बल्कि क्या है कि अब एक्सचेंज रेट की सिचुएशन चेंज है. एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जो है वो उसका चेंज हो चुका है, 108 बन चुका है, पहले 100 पे हो रहा था, तो वहां पे वो प्राइस थी, लेकिन जब अब 108 पे हो गया तो बैंक जो है उसके बदले में 108 ही तो लेगा. तो बैंक ने 108 ले लिए, उसको जो है यूरोस कितने दे दिए, वो जो है उसको उतने ही पे कर दिए जितने उसके जो है नीड थे, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या कर रहा है कि पेमेंट कर रहा है. तो इस तरीके से आपके जो है ट्रांजेक्शन्स जो है परफॉर्म होती हैं. So कहता है कि the euro is currently valued at $1.12. So the bank will reduce Indiana's bank balance account 112,000 and exchange it for 1 lakh euro, which will be sent electronic to Belgo.
और कहता है कि अगर उसकी वैल्यू आज जो है वो 112 हो चुकी है, ठीक है, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि 112 के हिसाब से पेमेंट करेगा। तो पहले जो 1,08,000 था, अब जो है 1,12,000 की पेमेंट उसको करेगा। और जो इंडिया बेल्गो को मिलेगी वो अपने पूरे जो है 1 लाख यूरोज ही मिलेंगे, उससे कम उसको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके तो एक्सचेंज रेट का वो डिफरेंस है, वो उससे गेन कर रहा है। The bank not only executes the transaction but also serves as the foreign exchange dealer. Each month, the bank receives dollar from Indiana Corporation in exchange for the euros it provides. In addition, the bank facilitates other transactions for MNCs in which it receives euros in exchange for dollars. कि आगे बात सिर्फ यही नहीं है कि जो है जो बैंक है आपके पास वो इसका काम कर रहा है कि वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है, बल्कि वो एज एन एजेंट भी आपको सपोर्ट कर रहा है। वो एज एन एजेंट भी आपकी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और आपकी जो है वहां से जो पैसे आएंगे उसको भी कन्वर्ट करने की फैसिलिटी देता है। सिर्फ वन साइडेड नहीं दे रहा कि आपकी पेमेंट्स को ही कन्वर्ट करे, बल्कि जो आपको रिसीव हो रहे हैं उनको भी वो कन्वर्ट करता है। द बैंक मेंटेन्स एन इन्वेंट्री ऑफ यूरोज, डॉलर and other currencies to facilitate these foreign transactions. If the transaction causes it to buy as many euros as it sells to MNCs, its inventory of euros will not change. If the bank sells more euros than it buys, however, its inventory euros will be reduced. कि बैंक क्या कर रहा है कि वो जो है सिर्फ इसमें तो डील नहीं कर रहा है कि उसने यूरोज रखे हुए या डॉलर रखे हैं, बल्कि उसके पास डिफरेंट किस्म की करेंसी होती है, डिफरेंट किस्म के लोग जो है वहां पे आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो वो सबकी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए, ना कि एक आध कंट्री की जो है ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करेगा। तो इस हिसाब से कहता है कि जब क्या होगा कि अगर वो नॉर्मल सिस्टम चल रहा है कि जितने उसके पास जो है यूरोज आ रहे हैं और उसके हिसाब में जितने जो है यूरोज जा रहे हैं, तो बैलेंस सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर आपके पास जो है यूरोज बहुत ज्यादा ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और यूरोज की उसके पास कमी आ जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि उसके पास जो है वो आउट ऑफ यूरोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन यूरो में हो रही है और उसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यूरोस पड़े हुए थे, जो कि रिड्यूस होके क्या कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉब्लम बना रहे हैं, और वो जो है फिर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो उसको जो है नेगेटिवली इंपैक्ट करना शुरू कर देगा और उसके जो है आउट ऑफ जो है वो यूरोज हो जाएगा और वो ट्रांजेक्शन को मजीद फैसिलिटेट नहीं कर पाएगा। ये जो है थोड़ा सा हमने इसकी एग्जांपल और इसकी जो है बेसिक ओवरव्यू के ऊपर बात कर ली। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर के ऊपर मजीद भी हमने अभी मजीद डिस्कशन करनी है। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।